एवरीवन, वेलकम टू वेदत नीट। मैं हूं आपकी मधुरी और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं एक और नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और जैसा कि आप जानते हो, जब हम लोग क्लास 11th में थे और हम जब द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, उस दौरान हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म की कई सारी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा, जिसमें हमने इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बेसिकली जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जा सकता है। जिसमें हमने देखा कि आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर्टी होती है आपके वहाँ पे रिप्रोडक्शन। देखो, ग्रोथ अभी याद आ रही है। चलो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन की ये जो आपने देखी थी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको लेकर के हमने वहाँ पे ये सीखा कि हमारी नेचर में कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते हुए भी वह लिविंग है। मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो अगर वह रिप्रोडक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस बेसिस पे हम डिफाइन नहीं करेंगे कि वह ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल में आपने देखा था जैसे स्टेराइल कपल हो गए, फिर आपकी इनफर्टाइल जो आपकी बी हो जाती हैं वगैरह वगैरह, जिसको वर्कर बी वगैरह कहते हो, ये सब म्यूल वगैरह। तो इनमें क्या होती है, इनमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी जो है वो नहीं होती है। ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप रिलेट कर सके कि एक्चुअल में हम जो है रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है उसको हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और वहाँ हमने यह देखा कि हमारे आसपास जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वह कैसे अपनी जनरेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक वैसे ही हम आज की क्लास में ये देखेंगे कि ह्यूमन, जिसे हम एडवांस ऑर्गेनिजम्स के रूप में जानते हैं, ये अपनी जो जनरेशन है इसको कंटिन्यू कैसे रखते हैं। तो इसका प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। अगर हम इसका इसको तोड़ने की कोशिश करें तो री का मतलब होता है अगेन, ओके, एंड प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना। मतलब आप एक चीज़ अगर देखो, हमारे में क्या होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कि एक बार बच्चे पैदा कर लिए, एक बार जनरेशन को कंटिन्यू कर लिया, देन आफ्टर बस बोलते हैं बस हो गया। अरे नहीं भाई, हिस्ट्री उठाकर देख लो। मतलब भाई ऐसे ही हम लोग जो है ना वर्ल्ड की जो है एकदम मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री नहीं हुए हैं, ठीक है। तो उसमें बोलते हैं ना, इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चलो खैर, वो बात की बात है। हम बढ़ते हैं, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि रिप्रोडक्शंस को लेकर के कि भाई आपके टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस, काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मेन हमारा मकसद है ह्यूमन रिप्रोडक्शंस को पढ़ना, जहाँ पे हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, देन आफ्टर ये कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उस दौरान कौन कौन से प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए थी वो ऑलरेडी हमने ये चीज़ कर ली है। यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि यह लोकेटेड होते हैं आपके पेल्विस रीजन में, ठीक है। पेल्विस रीजन, यू नो अबाउट इट। यहाँ पे हम बात करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और क्या कुछ आपको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान देंगे, पेयर ऑफ टेस्टिस, accessories duct एंड accessory gland, ओके। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल जेनेटेलिया की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं यूरेटर, सेमिनल वेसिकल्स, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके, देन पेनिस, यूरेथ्रा, ग्लैंड्स पेनिस, फोरस्किन्स, टेस्टिस, स्क्रॉटम, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एनस, रेक्टम, इजैक्यूलेटरी डक्ट, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो है हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं, ओके। चलिए एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्यों ऐसा है? बिकॉज कि आपके स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो इसी में होते हैं, ओके। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओके। ध्यान दीजिएगा, ये लोकेटेड कहाँ है बेटा? तो यहाँ पे देखिए, located outside the abdominal cavity within the pouch called scrotum। यह जो है abdominal cavity, अगर हम किसी इंसान के स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं, ठीक है, मुझे इंसान के स्ट्रक्चर तो बनानी नहीं आती, बट मैं बस एक ओवरव्यू आपको देना चाहूँगी कि ये देखिए,
ये आपका ये चेस्ट वाला एरिया है, ये वेस्ट वाला एरिया है, ठीक है। तो ये रीजन जो है बच्चे, ये आपकी एब्डोमिनल रीजन होती है, ठीक है। तो कहा गया कि एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके बाहर होगी, ठीक है। और ये क्या होती है, विद इन द पाउच, एक पाउच में होती है, एक कवर लाइक बैग लाइक एक स्ट्रक्चर में होगी, जिसको कि हम स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। ये स्क्रोटम क्यों है भाई, तो ये स्क्रोटम जो है ये टेस्टिस को क्या करती है, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करती है। ध्यान दीजिएगा कि ह्यूमन बॉडी के जो टेम्परेचर होती है और जो स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस को जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है ताकि उनमें स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म की फॉर्मेशन हो सके, यह टेम्परेचर वैरी करती है, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप ध्यान में दीजिएगा, इनके टेम्परेचर सेम नहीं होते, मतलब कि आपके ह्यूमन बॉडी और जो टेस्टिस जो है उनका टेम्परेचर सेम नहीं होगा, ओके। इस टेस्टिस इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ, ओके। इस टेस्टिस हैज़ अ 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, इन टेस्टिस के अंदर आपको 250 कंपार्टमेंट दिखाई देंगे जिसे आप टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बोलते हो। और हर एक लोब्यूल्स जो है कंटेन करता है 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स जो वर्ड है ना, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिकॉज ये आपकी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। बिकॉज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये लाइंड होती है मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स, ठीक है। ये जो है मेल जर्म सेल्स जो है यही मियोसिस करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म को, जबकि जो सर्टोली सेल है इनका काम है उन स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है, न्यूट्रिशन टू जर्म सेल एंड द स्पर्म, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी उस दौरान सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। ये न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, तो सर्टोली सेल से मिलेंगे। ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके बच्चा। चलिए, और जो जर्म सेल है वो कैसे डिवाइड हो रहे हैं, बाय मियोसिस, ओके। ध्यान देंगे, माइटोसिस अगर आप कंपेयर, माइटोसिस अगर यहाँ पे आपने सोच लिया वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा यहाँ पे कि मियोसिस के जरिए ये क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ओके। चलिए, इन बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स देयर इज इंटरस्टिशियल सेल और अ लिडी सेल। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरस्टिशियल सेल और लिडी सेल, ठीक है। ये लिडी सेल जो है ये क्या करते हैं, ये टेस्टिक्यूलर हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको कि आप एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन बोलते हो। ये टेस्टोस्टेरोन वही हैं जो मेल कैरेक्टर्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें ऑलरेडी हमने, देखो बेटा, ऑलरेडी मैंने ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उसी को पिक करा है, तो आप इसको बड़े आराम से अपनी रिवीजन जो है वो कर सकते हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेसरीज डक्ट की, ओके। हमने यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में हमने बात करी ना कि पहले टेस्टिस की बात करिए, पेयर में होते हैं, ठीक है। अच्छा, और पेयर में है और वो कवर्ड किससे रहेंगे, स्क्रोटम से रहेंगे। इस पे क्वेश्चन आ चुका है तो ध्यान में रखिएगा। एक्सेसरीज डक्ट को लेकर के हम बात करेंगे, देन आफ्टर एक्सेसरीज ग्लैंड को लेकर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, एक्सेसरीज डक्ट की बात करें तो इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, ओके। ये नाम याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, बिकॉज जब हम लोग स्पर्म का पाथवे हम लोग देखेंगे, मतलब कि स्पर्म जब आपकी इजैकुलेट होती है, मतलब स्पर्म बेसिकली जब बाहर निकलता है मेल बॉडी से, देन आफ्टर कैसे उसका किस पाथ को फॉलो करता है, तो उस दौरान हमें ये काम आने वाला है, ठीक है। वैसे इसकी रोल हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये ओपन होती है वास इफ्रेंशिया में थ्रू द रेटी टेस्टिस, ठीक है, ओके। ये वास इफ्रेंशिया जो है ये लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडाइडमिस। ये वास इफ्रेंशिया टेस्टिस को छोड़ करके जाके कहाँ ये ओपन होती हैं, एपिडाइडमिस पे। और एपिडाइडमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। एपिडाइडमिस कहाँ पे जाके मिल रहा है, वास डिफरेंस के पास, दैट असेंड टू द एब्डोमेन थ्रू द इंग्विनल कनाल एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। और ये एपिडाइडमिस जो है वास डिफरेंस में जा रही है, वहाँ से ये क्या हो रहा है, ये आपकी एब्डोमेन के जरिए जा रही है, एब्डोमेन से होते हुए आपके वहाँ पे इंग्विनल कनाल है, उसके चारों तरफ वो क्या हो रही है, लूप कर रही है। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके चारों तरफ वो लपेट के पीछे से उसके बाद वो आ रही है, और वास डिफरेंस ही रिसीव करता है अ डक्ट फ्रॉम अ सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। और यूरेथ्रा ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर से, और एक्सटेंड होती है थ्रू द पेनिस और इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मेटस, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, ये वाली जो लाइन आपको जो दिख रही है यहाँ पे, ये कॉल्ड अलग है और यूरेथ्रल मीटस अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीज़ें एक्चुअल में क्या रही कि कैसे कैसे यहाँ पे इनका बना हुआ है कि रेटिटेस्टस आपकी यहाँ पे एसेसरीज डक्ट में किस किस की बात कर रहे हैं, रेटिटेस्टस, वास एफ्रेंशिया, एपिडर्मिस एंड वास डिफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है ये आपकी वास एफ्रेंशिया में खुलती है, कहाँ से भाई, टेस्टिस आपके रेटिटेस्टस के थ्रू। और वास एफ्रेंशिया जो है ये आपकी क्या होती है, टेस्टिस को छोड़ के ये ओपन होती है एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस जो है आगे जाके कहाँ पे मिलता है भाई, आगे जाके आपके वास डिफरेंस से मिलता है, और फिर ये इसके बाद एब्डोमेन में के थ्रू जाती है इंग्विनल कैनाल को, ये इंग्विनल कैनाल से होते हुए आपकी यूरिनरी ब्लैडर को लूप करते हुए, मतलब उसको घेरते हुए आगे बढ़ती हैं। देन वास डिफरेंस रिसीव करती हैं ए डक्ट, ठीक है। रिसीव अ डक्ट कहाँ से, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे जाती है, ओपन होती है इनटू द यूरेथ्रा एज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। और यूरेथ्रा ओरिजिनेट होती है कहाँ से, तो यूरिनरी ब्लैडर से, और ये एक्सटेंड करती है थ्रू द पेनिस, और यहाँ पे आपको एक ओपनिंग दिखती है जिसे आप यूरेथ्रल मीटस कहते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ओके जी, चलिए यहाँ पे वही हमने जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है। ये देखिए कैसे ये स्ट्रक्चर ये गया हुआ है, ये देख रहे हो, ये देखो, ये इस तरीके से कुछ ये आपका पाथवे रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं किसके बारे में, असेसरी ग्लैंड के बारे में। ये क्या है, तो असेसरी ग्लैंड में हम देखेंगे कि इस पे हमको मिलेगा पेयर्ड ऑफ सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेयर्ड ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और यहाँ पे क्या होती है कि ध्यान देंगे, सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा में क्या मिलता है आपको, तो फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम मिलते हैं, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आपकी हेल्प करते हैं किस लिए, तो पेनिस के ल्यूब्रिकेशन में, ठीक है। आगे बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया में, हम क्या देखते हैं कि पेनिस जो हो जाते हैं ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आ जाते हैं, और ये बने होते हैं स्पेशल टिश्यू से जो हेल्प करते हैं इरेक्शन में, ड्यूरिंग फैसिलिटेट ये इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। मतलब कि पेनिस के जो इरेक्शन है उनमें ये स्पेशल टिश्यू क्या करती हैं, इनकी मदद करती हैं ड्यूरिंग द इंसेमिनेशन, ठीक है। चलिए द इनलार्जमेंट एंड ऑफ द पेनिस, इसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, और ये ग्लांस पेनिस ही कवर्ड होती हैं एक लूज फोल्डेड स्किन से, जिसे आप फोर स्किन कहते हो। यहाँ देखो जो हमने वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज़ करा ना, ग्लांस पेनिस, फोर स्किन, ये सारी वर्ड जो है वह इसी के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो यह जो है ये फीमेल के पेल्विक रीजन में क्या होता है, लोकेटेड होता है, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, तो ध्यान देंगे ए पेयर ऑफ ओवरीज, देखिए एक लेफ्ट, आपके लेफ्ट और राइट साइड आपको क्या दिख जाएंगे, ओवरी आपकी दिख जाएगी यहाँ पे। देन आफ्टर पेयर ऑफ ओवी डक्ट, ओके। देन आफ्टर क्या मिलेंगे, यूटेरस, क्रिविक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया और पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड। ध्यान दे दीजिएगा, पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड भी यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ये आपके शामिल हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए इनमें आप जो है यहाँ पे हम मेजरली, यहाँ पे हमें जो स्ट्रक्चर जो दिख रही है, यहाँ पे जो मेजरली हमें जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो कौन सी है, ये वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे हम देखेंगे, देखिए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड की हम ये इसलिए बात कर रहे हैं, यहाँ पे आगे चल के जब हम बात करेंगे बेबी के बर्थ की, देन आफ्टर लैक्टेशन वगैरह की जब हम बात करेंगे उस दौरान हम मेमरी ग्लैंड को हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं ओवरीज को। ओवरीज में हम क्या देखते हैं कि ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है ये आपकी क्या होती है, इंक्लूडेड होती हैं। और यहाँ पे हम जो है यहाँ पे इस पार्ट को पढ़ रहे हैं बिकॉज ये हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आती हैं, और ये मेमरी ग्लैंड जो कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आती हैं, ठीक है, इसीलिए इनको अलग से पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे। चलिए यहाँ पे हमसे ये कहा गया, ध्यान दे दीजिएगा कि यह जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है और ये प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट जिसे आप ओवम कहते हो। और याद रखेंगे इट ऑल्सो प्रोड्यूस कुछ सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और ये ओवरीज लोकेटेड कहाँ होते हैं, लोअर एब्डोमेन में। ईच ओवरीज जो है 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ में होती हैं और कनेक्ट होती हैं पेल्विक वॉल से
एंड यूट्रस से बाय द लिगामेंट। ओके जी। ईच ओवरी कवर्ड होती है बाय थीन एपिथेलियम विच इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। ध्यान दे दीजिएगा, किससे कवर्ड है? एपिथेलियम से, इसको ध्यान में रखेंगे। ओवेरियन स्ट्रोमा में आपको दो जोन दिखाई देते हैं, एक पेरीफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा इनर मेड्यूला। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ओविडक्ट की। ओविडक्ट जो कि क्या, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? यूट्रस वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल असेसरी डक्ट। यहाँ पे क्या कहा गया कि जो फैलोपियन ट्यूब जो है ये आपके 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ध्यान दे दीजिएगा, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे, और क्या होते हैं? एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। यहाँ देखिए ये कैसे, यहाँ पे ये यूट्रस तक ये क्या हो रहे हैं? ये फैले हुए हैं, दिख रहा है आपको। चलिए आगे बात करते हैं कि क्लोज टू द ओवरी द ओविडक्ट हैज अ फनल शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड इन्फंडिब्यूलम। ये देखिए, यह जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको यहाँ दिख रही है, वेट अ मिनट, ये देखिए, ये यहाँ पे आपको ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन जो आपको दिखाई दे रही है, यही आप क्या बोल रहे हो? यहाँ पे ये वाला फनल लाइक जो स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ऐसे, ये दिख रहे हो, ये इस टाइप जो फनल लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसे आप क्या बोल रहे हो? इन्फंडिब्यूलम। और ये जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इसे आप फिम्बरी बोल रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कहा गया कि द एजेस ऑफ इन्फंडिब्यूलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड द फिम्बरी और विच हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ये देखिए, ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये ओवरी एग रिलीज करेगी तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही जो है वो क्या करेगी? एग को कवर करे, मतलब इसको कैप्चर करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब कहा गया कि इन्फंडिब्यूलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला। ये देखिए, यहाँ से जो है, ये देखिए, यहाँ से ये एग कैरी करते हुए कहाँ आएंगी? यहाँ पे आएंगी, एम्प्यूला में आएंगी। ठीक है, अब कहा यह गया कि द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड इस्थमस विच जॉइंट टू द यूट्रस। ये देखिए, लास्ट वाला पार्ट जो है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहला रहा है? ये आपका इस्थमस कहला रहा है। और यहाँ के बाद जो आपकी ओवम जो है ये कहाँ एंटर कर जाएंगी? यूट्रस में एंटर कर जाएंगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं यूट्रस की। तो यूट्रस में हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये एक सिंगल, ये क्या, इट इज सिंगल और इट इज कॉल्ड वोम। ठीक है, वोम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन्वर्टेड पियर शेप, ये ऐसा लगे जैसे कि मान लो कि एक नाशपाती है जिसको उल्टा करके रख दिया गया है। ओके, अटैच द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट। ठीक है, पेल्विक वॉल से ये लिगामेंट के जरिए ये अटैच रहते हैं। ठीक है, द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द नैरो क्रिविक्स। ये देखिए, यहाँ पे जो यूट्रस जो है, यहाँ पे नैरो ओपनिंग है। ठीक है, वजाइना, और यहाँ पे आपकी क्रिविक्स हो गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और ये कहा गया कि द ल्यूमेन ऑफ अ क्रिविक्स कॉल्ड द क्रिविकल कनाल। ठीक है, क्रिविकल कनाल अलोंग विद द वजाइना फॉर्म द बर्थ कनाल। ये जो है, ये जो हिस्सा जो आपको दिख रहा है, लेट मी शो यू, कि यह जो हिस्सा जो दिख रहा है यही आपकी बर्थ कनाल होती है, यानी बेबी की जब बर्थ होगी तो इसी के जरिए बेबी जो है वो बाहर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ अ 3 लेयर ऑफ अ टिश्यू। ये जो यूट्रस जो दिखाई दे रही है, ये यूट्रस जो आपको दिख रही है, ये यूट्रस जो है, यहाँ पे 3 तरह के वॉल होते हैं। इन तीनों वॉल के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। पहला आपकी पेरीमेट्रियम हो जाएंगी, जो कि एक्सटर्नल आपकी थिन मेम्ब्रेनस वॉल होती है। दूसरा मायोमेट्रियम होती हैं, जो कि मिडिल और थिक लेयर होती हैं, स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं। वहीं एंडोमेट्रियम जो कि इनर और ग्लैंड्यूलर लेयर होती हैं। ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो उस दौरान जो हमारी मेंस्ट्रुएशंस में ब्लड के साथ यही वॉल जो है वो ब्रेक होकर के निकलते हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। जब बेबी के डिलीवरी की टाइम आती है उस दौरान ये स्मूथ मसल्स दिख रहा है, ये नाम दिख रहा है स्मूथ मसल्स। हमने मसल्स के बारे में कहा था ना, ये मसल्स का काम क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करना। तो जब बेबी के डिलीवरी की जब टाइम आएगी ना, तो मैंने कहा ना कि ये जो है बेबी जो है इस बर्थ कनाल के रास्ते से बेबी जो बाहर निकलेंगे, तो उस दौरान यहाँ पे ये आप यूट्रस की जो मायोमेट्रियम जो वॉल है, मायोमेट्रियम जो लेयर है ना, जो कि स्मूथ मसल से बनी हुई, ये हाईली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, जिसके वजह से, इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेबी की डिलीवरी होती है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ देखिए, हमने कहा कि
इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो मॉन्स प्यूबिस कुशन और फैटी कवर्ड बाय अ स्किन एंड अ प्यूबिक हेयर। देन आफ्टर लैबिया मेजोरा फ्लेशी फोल्ड टिश्यू विच extend down from the mons pubis and surrounding the vaginal opening. Labia minora, a period of a fold tissue under the labia majora or hymen. The opening vagina is covered particularly a membrane called the hymen or clitoris finger-like structure. ये tiny finger-like structure lies at the upper junction of a two labia minora above the urethral opening. देखिए यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, ये बेसिकली फीमेल वजाइना के ये कुछ स्ट्रक्चर जो हैं जिनके बारे में बताया गया। क्या इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे? कई बार देखो बेटा ये क्या होते हैं, ये नाम दे करके आपसे पूछ दिए जाते हैं कि ये, अब मान लो सिंपल सी बात है, मान लो कई सारे आपके ऑर्गन्स के नाम दे दिए गए और बोल दिया गया कि बताओ इसमें कौन सा जो है वो तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो आपको मालूम होनी चाहिए ना बेटे, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मैमरी ग्लैंड की। ठीक है, मैमरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये कंसिस्ट करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट। ठीक है, फैट होते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट ये डिवाइड होते हैं 50 to 20 मेमोरी लोब्स में, और ये मेमोरी लोब्स जो है ये कंटेन करते हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसको कि आप एल्वियोलाई बोलते हो, और ये सेल्स ऑफ एल्वियोलाई जो है ये सिक्रीट करते हैं मिल्क को और स्टोर्ड करते हैं इन द ल्यूमन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ओपनिंग होती है मेमोरी टिब्यूल्स में, और टिब्यूल्स जो है जो कि ज्वाइन होते हैं, फॉर्म करते हैं मेमोरी डक्ट, और सेवरल मेमोरी डक्ट जो है एक साथ ज्वाइंट होकर के मेमोरी अम्प्यूला के पास ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं, और ये मेमोरी अम्प्यूला कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, और जिसको कि बेबी सक करती है तो मिल्क बाहर निकलते हैं। ये क्या हो गई, लैक्टिफेरस डक्ट से ये कनेक्टेड रहेगा। तो इस तरीके से मेमोरी ग्लैंड जो है आपकी, बेसिकली आपसे ये पूछा जाएगा कि उसमें किस तरह के टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं या किस किस चीज़ से वो बना हुआ है। आप बोलेंगे ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। ठीक है, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। उसके बाद यही कि आपकी कैसे डिवाइडेड होते हैं, देन आपकी मिल्क की सिक्रीशन कैसे होती है, यही चीज़ें जो है थोड़ी बहुत आपको ध्यान में रखनी है। बेसिकली यहाँ पे अभी तक जो है टिश्यू वगैरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने दोनों देख लिया। अब हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में, मतलब कि अब हमें गैमेट के फॉर्मेशन के बारे में जानना है कि भाई मेल गैमेट फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म हो रहे हैं। पहले जहां वो बनता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उसको हमने जाना, मेल का भी फीमेल का भी। अब जो उसमें बनने वाला है गैमेट, जो कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में, जिसमें हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात करने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे आप फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहते हो, ये कैसे बनेंगे, तो फॉर्म द जर्म सेल्स इन द टेस्टस और इज स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टस के अंदर बनेंगे, और ये प्रोसेस स्टार्ट होती है बिगिंस एट पबर्टी। पबर्टी जो है आप बोलते हो ना, जब किशोरावस्था में बच्चे पहुंचते हैं तब से। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू इंक्रीज देयर नंबर। हुआ क्या, स्पर्मेटोगोनिया जो कि सेमिनिफेरस के टिब्यूल्स के लाइनिंग के पास मौजूद होंगी, ये आपकी माइटोटिक डिवीजन करके अपना नंबर को बढ़ाती है। ईच स्पर्मेटोगोनियम जो कि डिप्लॉयड होंगे कंटेन 46 क्रोमोसोम। ओके, इनरमोस्ट लेयर ऑफ स्पर्मेटोगोनियल बिकम्स लार्जर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है जी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइट्स में आपकी मियोसिस फर्स्ट होंगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मियोसिस फर्स्ट कहाँ हो रही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये कब से स्टार्ट होगी, पबर्टी के टाइम से स्टार्ट होगी। स्पर्मेटोगोनिया जो है प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के लाइनिंग के पास, उसी में माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होंगी ताकि उनका नंबर इंक्रीज किया जा सके। स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं वो आपके डिप्लॉयड होंगी, और इस दौरान उनका जो नंबर होगा टोटल वो आपके कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे वहाँ पे। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियल जो या इनर मोस्ट लेयर स्पर्मेटोगोनियल जो है ये लार्ज होती हैं, जिसको आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हो, और इन्हीं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट
स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होती है, ओके, एंड फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो मियोसिस सेकंड। ध्यान दीजिए कि आपकी मियोसिस सेकंड किस में हो रही है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म 2 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, ठीक है, और यही ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 4 स्पर्मेटिड्स। हर आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो 4 स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस करेंगी, और ये स्पर्मेटिड्स जो है ये ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म में, और इसी प्रोसेस को आप स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हो। और स्पर्म की हेड जो होती है वो एम्बेडेड होती है सर्टोली सेल में, और ये रिलीज होते हैं फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको कि आप स्पर्मिएशंस कहते हो। तो यही चीज़ जो है ये आपको ध्यान में रखनी है, और इसमें कोई ऐसी फालतू की बात आपके लिए नहीं लिखी गई है जो आपको बोदर करे। समझ में आई बात? मतलब जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, टू दी पॉइंट यहाँ पे बातें लिखी गई है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही प्रोसेस हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पुबर्टी थी, स्पर्मेटोगोनिया, मियोसिस, ये माइटोसिस हुई, डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, देन सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, फिर आपके स्पर्मेटिड बने, और फिर डिफरेंशिएशन हुआ, देन आफ्टर ये स्पर्मेटोजोआ बने, देन आफ्टर इनकी रिलीजिंग होगी, जिसको कि आप इसको स्पर्मेटोजेनेसिस, ये क्या बोलोगे यहाँ पे, ये देखो स्पर्मिएशंस बोलोगे। कहाँ से निकलेगी? सेमिनिफेरस से। जब ये निकलेगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तब आप इसको स्पर्मिएशन बोल दोगे, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करने वाले कोई हार्मोन्स भी हैं क्या यहाँ पे? तो हाँ जी, हार्मोन्स हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, दिस प्रोसेस इनिशिएटेड एट अ पुबर्टी ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ अ गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन, जिसे आप जीएनआरएच बोलते हो, ठीक है जी। ये जीएनआरएच यानी कि गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स जो है ये रिलीज कहाँ से होता है? फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रही है, और स्टिमुलेट किसको कर रही है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ताकि ये 2 गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सबसे पहला रोल किसका? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज करा? ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ध्यान दीजिएगा, ये रिलीजिंग हार्मोन, आपके हाइपोथैलेमस 2 तरह की हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एक तो रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो रिलीजिंग हार्मोन्स मतलब कि ये बताने के लिए कि भाई तू रिलीज कर, मतलब काम प्रोडक्शन कर, और एक होता है इनहिबिटिंग, मतलब रोक दे रोक दे रोक दे, वो वाली बात, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस जो है इनका मेजरली, ध्यान दीजिएगा, मैं मेजरली बोल रही हूँ, ऑलवेज नहीं बोल रही हूँ, मेजरली ये क्या होती हैं? ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट जो होता है उसको ये स्टिमुलेट करती हैं। हाँ, कई बार होता, कभी कभार आपके ये पोस्टीरियर वाले पार्ट को भी स्टिमुलेट करती हैं, बट मेजरली ये एंटीरियर पार्ट ऑफ आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती हैं, और ये स्टिमुलेट करके बोल रही हैं भाई 2 गोनाडोट्रोपिन्स जो है उसको रिलीज कर। पहला तो LH जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा FSH जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये LH करेगा क्या? तो LH जो है ये एक्ट करेगा लिडिंग सेल के ऊपर, स्टिमुलेट करेगा सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। ओके, एंड्रोजन स्टिमुलेट करेंगे आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस को, और FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे, ताकि स्टिमुलेट हो सके स्पर्मेटोजेनेसिस इन अदर वे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इस दौरान आपको यहाँ पे जो हार्मोन्स की हम लोग बात कर रही हो, यहाँ पे हम लोग जो हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, ये हार्मोन्स के नेम आपको ध्यान में रहने चाहिए कि कौन सा हार्मोन क्या कर रहा है, उसकी रिलीजिंग कैसे हो रही है, और वो क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि स्पर्म जो है ये कंसिस्ट करता है हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये देखिए ये वाला हेड, देन ये नेक पार्ट, ये मिडिल पीस और ये टेल, ठीक है। चलिए
एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया होल बॉडी ऑफ स्पर्म सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहेगा। स्पर्म का हेड जो है ये इलोंगेट रहेगा और कंटेन करता है हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अबव द न्यूक्लियस कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे आपकी एक्रोजोम मौजूद होते हैं, और ये एक्रोजोम में एक तरह की एंजाइम होती है जो कि हेल्प करती है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम के लिए। देखो सिंपल सी बात है, यह जो है ना ये जो एक्रोजोम है ना, यही एक्रोजोम की मदद से ही हमारा ये स्पर्म जो है वो ओवा के वॉल को, जो उसके सराउंडिंग जो वॉल है उसको ब्रेक करके अंदर घुस पाएगा, तब तो फर्टिलाइज करेगा ना भाई। ठीक है, चलिए मिडिल पीस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। अरे भाई इसको जो है मेल बॉडी से निकल के फीमेल बॉडी में जाना है और जा कर के एग को फर्टिलाइज करना है, तो उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए ना। तो एनर्जी कौन देगा? एनर्जी तो एक ही देगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया ही देने वाला है। ठीक है, चलिए जिसकी वजह से स्पर्म को मोटिलिटी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट 200 to 3 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस, यानी जब आपके बेसिकली जब हम बात करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्सेज की, उस दौरान जो स्पर्म्स जब निकलेंगे, ठीक है, तो कितने जाएंगे भाई? 200 से 300 मिलियन स्पर्म जाएंगे। सोचो उसमें कितना कंपटीशन था, उसमें सोचो 200 से 300 मिलियन में जब एक स्पर्म फर्टिलाइज हुआ तो हम में से कोई एक इंसान पैदा हुआ, कितनी कंपटीशन झेल कर आए भाई। तो यहाँ पे कहा गया 60% हैव अ नॉर्मल शेप एंड साइज, 40% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी। मतलब यहाँ पे देखो 60% जो है वो नॉर्मल शेप साइज के होंगे, लेकिन 40% जो है एकदम विग्रस मोटिलिटी के साथ जाएंगे भाई। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंटर्स इनटू द एक्सेसरीज डक्ट ऑन देयर वे, फ्लूइड्स फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एडेड व्हिच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ सीमेन। ध्यान दीजिएगा कि स्पर्म ऐसे ही रिलीज नहीं होते। स्पर्म जो है उनको मोटिलिटी के लिए उनको फ्लूइड चाहिए, और वो फ्लूइड कौन सा है? सीमेन है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ अ मेल accessory duct and glands are maintained by the testicular hormones एंड्रोजेन। और ये सारी चीज़ें मेंटेन कैसे होती है? ये जो मेल असेसरी डक्ट्स के जो फंक्शन है ये कैसे मेंटेन होती हैं? तो आपके टेस्टिक्यूलर हार्मोन्स जो एंड्रोजेन है उसकी मदद से। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ जो है आपको क्या करनी है, एक मिनट, हाँ जी, तो इसमें ये चीज़ें जो है वो क्या करनी है, आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये देख लीजिए ये क्या है, हमने कहा कि स्पर्म जो है वो चारों तरफ से आपकी कवर है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये हेड के पास यहाँ पे क्या है? एक्रोसोम है, जहाँ पे एंजाइम होगी, और ये एंजाइम आपकी ओवा के अंदर एंटर करने में मदद करेगी स्पर्म की। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस में जो है आपका क्रोमोसोमल मटेरियल है, और यही सिर्फ यही वाला हिस्सा जो है वो ओवा के अंदर जाएगा, बाकी ये वाला हिस्सा जो है वो नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए ये हेड वाला पार्ट, ये नेक वाला पार्ट, मिडिल पार्ट में क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये रही टेल जो कि उनको ये मोटिलिटी करने में मदद करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। oogenesis, हमने स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिया, अब oogenesis देखेंगे। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ ओवा। ठीक है, ओवम, यहाँ ध्यान दीजिएगा। फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट और ओवम इज कॉल्ड ये oogenesis। ठीक है, oogenesis स्टार्ट कब होती है? तो ध्यान दीजिएगा ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट होती है। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हुई? पबर्टी के टाइम। ठीक है, लेकिन फीमेल में ये जो प्रोसेस है भाई, देखो किसी लाइफ को ये फीमेल जो हैं जब एक बोलते हैं ना मैच्योर हो जाएंगी, देन किसी लाइफ को अपने अंदर कैरी करेंगी, तो ये प्रोसेस भाई इतनी आसान तो है नहीं, तो इसके लिए तैयारी भी तो ज़बरदस्त करनी पड़ेगी ना। तो ये तैयारी कब से होती है? तो याद रखिएगा जब ये फीमेल खुद फीटल एज में थी, मतलब खुद एक फीटस थी और 25 वीक की थी, तभी इनके शरीर में oogenesis की प्रोसेस होनी शुरू हो गई थी। सोचिए एक कितनी अच्छी खूबसूरत सी बात है, ऐसे सोचिए, ये देखिए, ये समझिए कि ये अपनी चिंकी है। ठीक है, ये चिंकी है और ये चिंकी की मम्मा है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, ये चिंकी रही और ये चिंकी की मम्मा है। चलो
ओके, ये चिंकी की मम्मा है, चोटी बना दी, ठीक है। चलो, और ये देखो, ये चिंकी जो है ये इसकी एक बेबी होती है, ठीक है, जिसका नाम मोनू है। ओके, ये मोनू है, ये चिंकी है, ये चिंकी की मम्मी पिंकी है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि ये देखो, हम अभी ये पढ़ने वाले हैं कि मोनू का जन्म जो है वह कैसे हुआ, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि मोनू का जन्म तब हुआ, कैसे हुआ, तो उसमें जाहिर सी बात है कि इसमें ये चिंकी जो है, जो कि इसकी मम्मा है, किसकी, मोनू की, ठीक है, इनके ओवा का बहुत बड़ा रोल रहा। इनमें oogenesis जो है वो प्रोसेस हुई होगी और तब जाके इनका ओवा जो है वो रिलीज हुआ होगा, वह ओवम फर्टिलाइज हुआ होगा, तब जा कर के ये मोनू कहीं पैदा हुआ होगा। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, हमने कहा कि यह जो है ये इसके बनने की प्रोसेस कब स्टार्ट हो गई थी, तो जब ये चिंकी अपनी मम्मा के पेट में थी ना, अपनी मम्मा के पेट में, और 25 वीक की जब थी, उसी दौरान इनके यानी चिंकी की बॉडी में oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। बात समझ में आई? तो ये देखो कि कहा गया जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ अ ओवरी, ध्यान दीजिए यहाँ भी जर्मिनल एपिथेलियम आ रही है, ओवरी डिवाइडेड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल, जिसको कि आप oogonia बोल रहे हो, उसको स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे थे, इसको oogonia बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो जर्मिनल सेल जो है वही क्या हुआ बच्चे, वही जो है ओवरी की ये डिवाइड करनी शुरू हो गए, और भाई साहब माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है नंबर तो इंक्रीज होगी, ये मिलियंस ऑफ ये रिलीज हो गए। अच्छा, अब क्या हुआ, नो oogonia फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। देखो, जितने बनने थे चिंकी के जन्म से पहले ही इसके शरीर में जितने oogonia बनने थे वो बन गए। बात समझ में आ गई? चलिए, अब होता ये है कि oogonia एंटर करता है मियोसिस 1 में, ठीक है, प्रोसीड अप टू, ये डाइकाइनेसिस है बच्चे, सॉरी, ये देखिए अप टू डाइकाइनेसिस, ठीक है। डाइकाइनेसिस की प्रोसेस होती है किसमें, प्रोफेज में, प्रोफेज 1, and gets suspended at this stage called primary oocyte, ठीक है। समझिए समझिए समझिए, हमने कहा कि oogonia जो है, जो oogonia बन गया, ये oogonia मियोसिस फर्स्ट में एंटर करा, मियोसिस फर्स्ट में एंटर करने के बाद प्रोफेज 1 का जो डाइकाइनेसिस वाला जो फेज था उसमें पहुंचता है, पहुंचने के बाद वो सस्पेंड हो जाता है, मतलब कि भाई साहब सस्पेंड हुआ है। अभी के टाइम की अगर बात करें तो एक ट्रिटी है जिसको कि इंडिया ने सस्पेंड किया है, ठीक है, मतलब वो चाहे, इंडिया अगर चाहे तो उसको शुरू कर सकता है। समझ में आ रही है? ये डिपेंड करता है किस पे, इंडिया पे। तो सस्पेंड किया है मतलब इस चीज़ को कभी भी चालू किया जा सकता है। तो अब ध्यान देना कि जिस स्टेज पे oogonia को जो है, oogonia जो मियोसिस 1 में थी, जिस स्टेज में उसको क्या किया गया, सस्पेंड किया गया है, उस स्टेज को हम लोग प्राइमरी ये oocyte बोल रहे हैं। समझ में आई बात? अब ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड हो जाती हैं लेयर ऑफ ग्रैन्युलोज सेल से, ठीक है। देन आफ्टर इसको हम एक नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये देखो भाई, सिंपल सी बात है, मेल में जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे थे ये प्रोसेस उतनी ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन फीमेल में थोड़ी टफ है भाई। फीमेल जो है उनको समझना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, तुम सुनते होगे भाई, ऐसे ही नहीं है, उनकी फिजियोलॉजी भी देख लो ना, उनके बॉडी में जो फंक्शन हो रहे हैं वो भी तो देख लो, वो भी समझने लायक नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन है भाई, बहुत कन्फ्यूजन है। चलो कोई ना, दूर करते हैं, चलो यहाँ आ जाओ। हमने क्या कहा, हमने कहा कि प्राइमरी oocyte जो है वो सराउंडेड हो जाएंगे ग्रैन्युलोज लेयर से, तब आप इनको प्राइमरी फॉलिकल नाम दोगे। अब ध्यान देना कि जब ये पबर्टी तक पहुंचेंगी, ठीक है, पबर्टी तक पहुंचेंगी, तब फीमेल में 60,000 से 80,000 प्राइमरी oocyte जो है वो ईच ओवरी में रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ईच ओवरी की बात हो रही है। फीमेल के पास 2 ओवरी है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो उसी में 60 से 80,000 एक ओवरी में रहेंगे, ठीक है जी, ओके। अब देखो बनी कितनी थी, मिलियंस में, बच कितनी गई, इतनी। अच्छा,
आफ्टर पबर्टी के बाद क्या होगा, प्राइमरी फॉलिक्यूल जो है वो सराउंडेड होंगी और ज़्यादा लेयर से, उनको और ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जाएगी भाई साहब, लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, अ न्यू थीका टू फॉर्म सेकेंडरी फॉलिकल्स। देखो शुरुआत में क्या था कि एक लेयर बनी ग्रैनुलोसा की तो प्राइमरी फॉलिकल बोल दिया, अब फिर से वो क्या हो गई, फिर से न्यू थीका लेयर जो है उसके ऊपर ग्रैनुलोसा की लग गई, तो अब इसको नाम दे दिया गया सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद अब ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये ट्रांसफॉर्म होती हैं इनटू टर्शरी फॉलिकल और कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम। इनके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होगी, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, आप एंट्रम बोलते हो, और थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू एन इनर थीका interna and outer theca externa during the growth of a primary follicle into tertiary follicle during the puberty. The primary oocyte restart its first meiotic division and complete within the tertiary follicle रिजल्टिंग टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल। देखो समझो इस बात को, यहाँ पे क्या कहा गया, ये कहा गया कि थीका यहाँ पे जो है सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म होती हैं टर्शरी पे, और यहाँ पे आपको फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिलती है एंट्रम, और थीका लेयर जब ऑर्गेनाइज होती हैं तो किसमें, तो इनर थीका और एक्सटर्नल थीका में, इनर अंदर वाली होंगी इंटरना और बाहर वाली एक्सटर्ना। ठीक है, जब आपकी ग्रोथ हो रही है प्राइमरी फॉलिकल की किसमें, टर्शरी फॉलिकल में, ये कब होती है, ड्यूरिंग द पबर्टी होती है। ठीक है बच्चे, इसी दौरान जब प्राइमरी oocyte जब आपकी रिस्टार्ट होती हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी टर्शरी में चेंज होने वाली है, सेकेंडरी देन टर्शरी, तो इसी दौरान आपकी मियोटिक डिवीजन जो रुक गई थी ना वो आपकी कंप्लीट होती हैं। ठीक है, तब जाके टर्शरी फॉलिकल जो है आपकी तैयार होती है, और रिजल्टिंग आपको क्या मिलता है, दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल दिखने को मिलते हैं। जो लार्ज सेल जो आपको दिखता है, लार्ज हैप्लॉइड सेल, इसको आप सेकेंडरी oocyte बोलते हो, और जो छोटा वाला जो सेल होता है उसको आप फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हो। ठीक है जी, अब कहा गया कि सेकेंडरी oocyte में जो है रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिशन रिच द ये साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी oocyte, और टर्शरी फॉलिकल हैविंग सेकेंडरी oocyte further change into Graafian follicle, or secondary oocyte surrounded by the new membrane zona pellucida, or secondary oocyte undergoes the meiotic division, continue up to the metaphase 2 and get suspended until entry, ठीक है, ऑफ स्पर्म एट दिस स्टेज ग्राफियन फॉलिकल रिलीज सेकेंडरी oocytes फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, और ऑन एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द सेकेंडरी oocyte stimulate into the complete meiosis 2 and the formation of haploid ovum and the secondary polar body end। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या कहा गया कि सेकेंडरी oocyte जो है इसमें आपको यहाँ पे बहुत सारी इनको क्या मिलती है, रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कहाँ से, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी oocyte से। टर्शरी फॉलिकल के पास भी आपके पास क्या होती हैं, यहाँ पे देखिए क्या कहा, टर्शरी फॉलिकल हैव अ सेकेंडरी oocytes। ठीक है, चेंज इनटू द ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होंगी भाई। सेकेंडरी oocyte सराउंडेड होती हैं किससे, न्यू मेम्ब्रेन यहाँ पे होंगी, जोना पेलुसिडा, ये जोना पेलुसिडा ही होंगी, याद रखिएगा इस लेयर का नाम, यही इसी को तोड़ने के बाद ही जो है हमारी स्पर्म जो है वो क्या होगी, ओवा को फर्टिलाइज कर पाएगी, और सेकेंडरी oocyte जो है सेकेंड मियोटिक डिवीजन को कंटिन्यू करती हैं मेटाफेज 2 तक। ठीक है, फिर से सस्पेंड हो जाती है, कब, फिर ये रुक जाएगी। देखिए देख रहे हो, और एक बार में हो ही नहीं रही है। ठीक है, एक बार में पूरा काम हो ही नहीं रहा है। पहले बार में कहाँ पे रुका था, प्रोफेज 1 के डाइकाइनेसिस पे, दूसरे में मेटाफेज 2 तक पे रुक दिया। अब जो है क्या करेंगे, अब जो है ये कब तक रुकी रहेगी, तब तक जब तक कि स्पर्म की एंट्री ना हो जाए, और एट दिस स्टेज ग्राफियन फॉलिकल रिलीज करेंगे सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इसी को आप ओव्यूलेशन बोलते हो, और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये ओव्यूलेशन की कंप्लीट डेफिनेशन आपकी हो जाएगी, और एंट्री जैसे होगी आपकी स्पर्म की, तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte स्टिमुलेट करेंगे इट टू कंप्लीट द meiosis 2, और फॉर्मेशन होंगी हैप्लॉइड ओवम की, और यहीं पे सेकेंड पोलर बॉडी जो है उसका फॉर्मेशन होगा। तो अब ध्यान दे दीजिएगा, इसी में हम बात करेंगे अब एक एक करके ल्यूचुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, और ये सारी फेजेस को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो हम लोग ग्राफियन फॉलिक्यूल्स की हम लोग जो बात कर रहे थे, एक मिनट, या
चलिए, हम लोग जो ग्राफियन फॉलिकल की बात करते हैं कि रिमेन पार्ट ऑफ अ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए, ग्राफियन फॉलिक्यूल को यहाँ पे छोड़ करके देखिए क्या कहा गया कि यहाँ पे ये एंड जब स्पर्म क्या हो जाएगी, जब स्पर्म आपकी जो है डेवलप स्पर्म जो है एंटर कर जाएगी तो उस दौरान आपकी यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे सेकेंडरी पोलर बॉडी की फॉर्मेशन होगी और हप्लाइड ओवम की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और जब ग्राफियन फॉलिक्यूल से ओवम निकल जाएगा उसी को आप ओवुलेशन बोलते हो। जो सेकेंडरी साइड निकलेगी तो उसी को तो आप क्या बोल रहे हो, ओवुलेशन बोल रहे हो। तो यहाँ पे कहा गया ना कि जो बचा हुआ जो ग्राफियन फॉलिकल है ना, उसी का पार्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही जो है ये लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाते हैं। यहाँ पे यह बात जो है वो बड़े ही ध्यान में रखने की ज़रूरत है, आपको एकदम ध्यान में रखना है कि प्रोजेस्टेरोन जो है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन भाई ज़रूरी है, ये जो है आपका बेहद इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यही जो है ये हमारे यूट्रस की इंडोमेट्रियम जो वॉल है इसको प्रिपेयर करता है ताकि जो फर्टिलाइज एग है ना, जो आपकी जायगोट जो होगी इसका इम्प्लांटेशन हो सके। ठीक है, और इसी के वजह से थिकनेस ऑफ यूट्रीन इंडोमेट्रियम इंक्रीज इन मेनी फोल्ड्स ड्यू टू द प्रोलिफरेशन। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट वेट, ये जो आपको फोल्डिंग दिख रही है, ये फोल्डिंग दिख रही है, ये वाली जो फीमेल यूट्रस में यहाँ पे आपको यह जो फोल्डिंग जो आपको दिख रही है ना, ये फोल्डिंग किसकी वजह से हुई है, ये प्रोजेस्टेरोन की वजह से हुई है। ये प्रोजेस्टेरोन ने ही यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल को ना तैयार करा है ताकि जो फर्टिलाइज एग जो है, जो जायगोट बेसिकली जो यहाँ पे आए तो इम्प्लांटेशन यहाँ पे अच्छे से हो सके। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयो चलिए, तो यहाँ पे कहा गया कि प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे यूट्राइन इंडोमेट्रियम एंड प्रिपेयर इट फॉर इम्प्लांटेशन, और थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम इंक्रीजेस इन मेनी फोल्ड ड्यू टू द प्रोलिफरेशन। ओके, इफ देयर इज अ फर्टिलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करेगा ठीक है, फर्दर एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यू। ओके, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या होगा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करता रहेगा और प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू होती रहेगी, मतलब प्रोजेस्टेरोन जो है वो आपकी रिलीज होती रहेगी और न्यूट्रिशन अच्छा खासा मिलता रहेगा और इंडोमेट्रियम का वॉल अच्छा खासा थिक हो जाएगा। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ अ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, लेकिन जैसे ही पता चला कि भाई ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम बेचारा उसका दिल टूट जाएगा। ठीक है, मतलब वो एकदम पूरी तरह से टूट जाएगा, वो डिजेनरेट हो जाएगा। और जब डिजेनरेट होगा ना तो जाहिर सी बात है कि वो कल तक जो हार्मोन्स जो रिलीज कर रहा था ना प्रोजेस्टेरोन, ताकि इंडोमेट्रियम वॉल को न्यूट्रिशन मिलता रहे और वो मतलब थिकनेस मेंटेन होता रहे, वो भाई मिलेगी ही नहीं। और इस एब्सेंस में इंडोमेट्रियम जो है लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज कॉल्ड द मोनोपॉज। और ये मेंस्ट्रुएशन जो है वह 50 साल की उम्र तक जो है वो चलती रहती है। 50 साल के बाद जो है वो एकदम मतलब 50 तक में वो स्टॉप हो जाएगी। जब वो स्टॉप होगी उसको आप मेनोपॉज कहोगे, और जब ये स्टार्ट होती है इसको आप मिनार्च कहते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हाँ सॉरी, यहाँ देखिए, यहाँ पे ई लगाना भूल गई, सॉरी। ये देखिए, ये मिनार्च, यहाँ पे देखिए। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक करके बात कर लेते हैं। ध्यान दे दीजिएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ऑफ अ फीमेल प्राइमेट्स जो है, प्राइमेट्स क्यों बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्राइमेट्स बोलना ज़रूरी है बिकॉज प्राइमेट्स में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी होती हैं। ठीक है जी, तो ये देखिए कहा गया कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो बिगिन होती है एट अ पुबर्टी, जिसे आप मिनार्च कहते हो, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है एट एन एवरेज इंटरवल 28 to 29 डेज। और इस दौरान फीमेल की बॉडी में कई सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपको नॉर्मली वो फीमेल दिख रही है कि भाई सब कुछ तो नॉर्मल है, अरे भाई नॉर्मल नहीं है, अंदर से बहुत हिला हुआ है सिस्टम, मतलब वो वाला सिस्टम हिला हुआ नहीं है, मतलब देखो अंदर से कितनी चीज़ें हो रही है भाई। ओव्यूलेशन के दौरान आपके हार्मोनल एक्सचेंजेस, यहाँ पे इंडोमेट्रियम वॉल को जो है ये करना है भाई साहब, इंडोमेट्रियम वॉल जो है उसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, फिर मान लो स्टॉप हो गई तो उसके बाद फिर मेंस्ट्रुएशन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। ठीक
ठीक है ना। और देखेंगे, अभी तो देखा, अभी और देखेंगे। वन ओवम इज रिलीज इन द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ध्यान दीजिएगा 28 डेज की है तो समझ लीजिए कि 14वें से 15वें दिन जो है वो एक ओवम जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कहा गया मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज़ अ फॉलोइंग फेज। कुछ फेजेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। मेंस्ट्रुअल फेज हो गए, फॉलिक्यूलर फेज हो गए, देन आफ्टर ओव्यूलेटरी फेज हो गए, और हम लोग एक लूचुअल फेज तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज की। मेंस्ट्रुअल फेज में फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज की, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होते हैं जो कि आपकी 3 से 5 दिन तक होते हैं। अब सिंपली बात ये है, कई लोगों की भाई अलग शिकायत, किसी के 7 दिन, किसी के 10 दिन, तो वो जाहिर सी बात है, वो हर एक की बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, उनके खान पान, उनके लाइफस्टाइल वगैरह वगैरह पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे ब्रेकडाउन क्या होती है इसमें। तो ब्रेकडाउन होती है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की और ब्लड वीजल्स की। ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ओके ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि इस दौरान यहाँ पे हमने कहा था कि क्या होगी, ग्राफियन फॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाएगी, देन आफ्टर आपके क्या होंगे, देन यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम फिर आपका ये रिलीज़ करेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेगा। तो यहाँ पे जो है इसी दौरान आपकी यहाँ पे फोल्डिंग होती है, और ये इंडोमेट्रियम वॉल जो है यूट्रस का, ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा थिक होता रहता है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो है जब एग जो है फर्टिलाइज नहीं हुई, उस दौरान क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिक्यूल्स को भाई साहब वहाँ पे जो है बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम को पता चल गया भाई साहब मेरे साथ स्कैम होने वाला है। क्या करेगा, दिल टूट गया उसका, दिल टूट गया। अब उसने जो है कल तक जो सप्लाई कर रहा था न्यूट्रिशन, बोलेगा भाई अब से सारा चीज़ खत्म 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 खत्म। अब यहाँ पे जो कल तक जो ये हो रहे थे, तैयारी हो रही थी बेबी को यहाँ पे रखने की, ये सारे वॉल वगैरह जो भाई ये बने हुए थे ना भाई, ये थिकनिंग वगैरह थी, ये सब टूट जाएंगे, सब टूट जाएंगे ब्लड वीजल्स के साथ, और ये सारे वॉल, और प्लस ये ओवम जो है आपकी, इसका भी डिजनरेशन होगा और सबका फ्लो यहाँ से होगा। देन आफ्टर इसी को आप क्या बोल रहे हो, मेंस्ट्रुअल बोल रहे हो, ठीक है। आगे बात करेंगे, म्यूकस आपकी होंगे, यहाँ पे ब्लड होंगे, ये सब वजाइना के थ्रू आउट जो है वो निकलेंगे, और इस दौरान अकर्स ओनली व्हेन ओवम रिलीज बट नो फर्टिलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा ये तभी होंगे जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ हो। और ध्यान दीजिए एक और चीज़, लैक ऑफ अ मेंस्ट्रुएशन को ही इंडिकेशन मानते हैं प्रेगनेंसी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, फॉलिक्यूलर फेज देख लेते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय द फॉलिक्यूलर फेज। प्राइमरी फॉलिक्यूल जो कि ग्राफियन फॉलिक्यूल्स, ठीक है, बनते हैं। रीजनरेशन होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रीन, इंडोमेट्रियम, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इंक्रीज करेंगे किसमें, इन फॉलिक्यूलर फेज। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज करेगा एज इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल्स। और लास्ट जो होगा ये कब तक, ये 5 से 13 दिन, ठीक है जी, 5 से 13 दिन। देन आफ्टर फिर आपका ये क्या होगा, यहाँ पे ओव्यूलेटरी फेज, जहाँ पे FSH एंड LH अटेन पीक लेवल, एकदम पीक लेवल पे जाएगा। उस दौरान जो है इस पीरियड में 14th डे जब आएगी, तो उस दौरान आपकी LH जो है ये क्या करेगा, विच इंड्यूसेस द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। इसी की वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा और ओवम जो है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और इसी को आप ओव्यूलेशन कह रहे हो। तो ध्यान दीजिएगा, हमने प्रोजेस्टेरॉन, LH, FSH इन सब की बात करी कि हार्मोन्स आपको ध्यान में रखने हैं, इनके फंक्शंस को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं एंड इम्प्लांटेशन की बात करते हैं। ध्यान दीजिए कि ड्यूरिंग द कॉपुलेशन, ठीक है, इस दौरान हो क्या रहा है कि इस दौरान यहाँ पे बेसिकली मेल फीमेल की कांटेक्ट यहाँ पे एक बात हो रही है, यहाँ पे सीमेन रिलीज हो रहे हैं बाय द पेनिस, और इसी दौरान ये वजाइना में आपकी इंसेमिनेशन हो रही है। जाहिर सी बात है वहाँ पे सीमेन के साथ साथ स्पर्म भी जा रहे हैं। मोटाइल स्पर्म स्विम करेंगे रैपिडली थ्रू द क्रिविक्स, यूट्रस एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ इस्थमस एंड एम्प्यूला। ध्यान दीजिए इस जंक्शन को एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा कि ये स्पर्म जो है वो लॉन्ग पाथवे को फॉलो करते हैं भाई साहब, ये
मेल बॉडी से निकलने के बाद ये फीमेल वजाइना से ट्रैवल होते हुए ये ओविडक्ट में ये जा रहे हैं और जहाँ एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन है वहाँ जा कर के एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं। समझ में आ रही है? और ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। याद रखिएगा इस जगह को, बहुत ही ये ज़रूरी है, इसको याद रखना है किस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसको याद रखना है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कब होगी? तो ओनली टेक प्लेस इट बोथ स्पर्म एंड ओवम रीच एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन साइमल्टेनियसली। ये तभी होगी जब एग स्पर्म दोनों एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन के पास एकदम अचानक से, मतलब दोनों ही एक साथ वहाँ पहुँचे, तब ही होगी। ठीक है, ना पहले ना बाद में। देखो आगे बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ अ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजेशन। और एक्रोसोम ऑफ अ स्पर्म यही सीक्रेट करेगी एंजाइम और ये हेल्प्स इन अ पेनिट्रेशन इनटू द ओवम, और इसी की वजह से जो स्पर्म की हेड जो है वह ओवम के अंदर एंटर कर पाएगी। क्लियर है? चलिए, वंस स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द जोना पैलास्यूडा, याद है बताया था अभी, ठीक है, ऑफ ओवम एंड इंड्यूस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ध्यान दीजिए, जैसे ही स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा, हाँ, ये जो लेयर है ओवम की, इसके कांटेक्ट में जैसे ही आया वैसे ही क्या होगा, वैसे ही इसके चारों तरफ जो है भाई साहब एक एडिशन, ये जो है एक उनके मेम्ब्रेन में चेंजेस, उनके मेम्ब्रेन जो है ना बाकी स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देंगे। मतलब बोलते हैं ना, जैसे ही सामने वाला बंदा आया दरवाजा बंद, मतलब किसी और को एंट्री नहीं मिलेगा। दैट इंश्योर, ये इंश्योर करना होता है कि मोनोस्पर्मी एंड प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी, मतलब एक ही स्पर्म जो है वह फर्टिलाइज कर सके। भाई एक से ज़्यादा स्पर्म अगर फर्टिलाइज करेंगे वो पॉलीस्पर्मी का केस होगा। ठीक है जी, चलिए, ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज विद वन ओवम, एंट्री ऑफ अ स्पर्म इनटू द ओवम इंड्यूसेस द ovum to complete its second meiotic division of a secondary oocyte। ध्यान दीजिए, जो हमने कहा था ना कि स्पर्म जब एंटर जब करेगा तब ही मियोसिस सेकेंड जो है वो क्या होगी, शुरुआत होगी, मियोटिक डिवीजन आपकी कंप्लीट होगी। और मियोसिस 2 इज ऑल्सो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस रिजल्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ वन लार्ज ओवम, ओटिड जिसको बोल रहे हैं, और वन स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी। ठीक है, और हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ अ स्पर्म फ्यूज हो जाएंगे हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ अ ओवम के साथ, और यहाँ पे डिप्लॉइड जायगोट जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रही है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये फीमेल वजाइना के थ्रू ये स्पर्म जो है वो जा रहे हैं। यहाँ से आपकी एग जो है यहाँ से निकली, इस जगह पे जब पहुँची, जैसे ही आपकी कहाँ पे एम्पुलरी स्थमस जंक्शन, यहाँ देखिए हमने बात करी थी, इस जगह पे जो है ये वाली पोजीशन आपको एकदम ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे ही पहुँचती है वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले तो स्पर्म घेर लेंगे, और देखो जैसे ही स्पर्म जो है इसका हेड एंटर करा, अब देखो यहाँ पे न्यू मेम्ब्रेन जो है इसके चारों तरफ क्या हो गई, फॉर्म हो गई, ताकि बाकी के जो है स्पर्म इसके अंदर एंटर ना कर सके। देखो खाली हेड वाला पार्ट इसके अंदर एंटर किया है, टेल वाला पार्ट बाकी सब बाहर रह गया। ठीक है, मतलब मिड पीस टेल वाला पार्ट बाहर रह गया। अब यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले अब स्पर्म एंटर कर गई है, अब जो है ओवम जो है अपनी सेकेंड मियोटिक डिवीजन जो है कंप्लीट कर लेगा। देन आफ्टर ओटिड जो निकलेंगे, उस ओटिड को ये जो है स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, एंड देन आफ्टर जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, ये देखिए ये रही फर्स्ट पोलर बॉडी, ये साइटोप्लाज्म है ओवम का, और यहाँ पे देखिए कोरोना रेडिएटा, सेकेंडरी आपकी सेकेंड मियोटिक स्पिंडल हो गई, जोना पैलास्यूडा हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ ओवम हो गई, और यहाँ पे देखिए ये स्पर्म जो है ऑलरेडी यहाँ पे पहुँची हुई है। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। जायगोट अंडर द सीरीज ऑफ अ माइटोटिक सेल डिवीजन कॉल्ड द क्लीवेज। अब जायगोट में क्या होगी, सीरीज ऑफ अ माइटोटिक सेल डिवीजन, मतलब एकदम भाई साहब एकदम माइटोसिस पे माइटोसिस करके एकदम लाइन लगा देंगे ये लोग। ठीक है, सबसे पहले देखो फर्टिलाइज ओवम जो है जिसको आप जायगोट बोल रहे हो, ये 2 सेल स्टेज में आएंगे, देन 4 सेल, देन 8 सेल, उसके बाद क्या बोलेंगे, मॉड्यूला, देन ब्लास्ट्यूला, देन ग्रेस्ट्यूला। ठीक है, यहीं पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए हुआ क्या, पहले यहाँ से देख लेते हैं।
ये देखिए ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी oocyte, फॉलिक्यूलर सेल, देन यहाँ से ये निकल गए भाई साहब, इनका क्या हुआ, इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, देन फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये 2 सेल स्टेज, ये 4 सेल स्टेज, ये 8 सेल स्टेज, जिसको आप नाम दे रहे हो क्लीवेज का, ठीक है, ये क्लीवेज हुए, देन आफ्टर मॉडुला, देन ब्लास्टोसिट्स, देन लेट ब्लास्टोसिट्स, और इसके बाद यहाँ से देख रहे हो इनका जो है क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, और इम्प्लांटेशन जब एक बार हो गई तो यहीं पे ये क्या करेंगे, ये ग्रो करेंगे, ठीक है, ग्रो करेंगे, देन आफ्टर जब फाइनली फुल बेबी के रूप में डेवलप हो जाएंगे, देन आफ्टर इनकी क्या होगी, डिलीवरी होगी, ठीक है जी। चलिए अब सेक्स डिटर्मिनेशन की ज़रा हम बात कर लेते हैं। ओके चलिए, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि ये वीडियो आप कभी भी आप देख रहे हो, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके एक रिवीजन के पर्पस पे है, ठीक है, ऐसा नहीं है बच्चे, देखिए ध्यान दीजिए, रेगुलर क्लास और आपकी जो रिवीजन क्लास एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। रिवीजन क्लास में हम लोग पढ़ी हुई चीज़ों को क्या करते हैं बेटा, रिवाइज करते हैं, ठीक है। कई बच्चे मुझसे ऐसा बोलते हैं कि दी कई टीचर ऐसे हैं जो 7-8 घंटे की जो है वो रिवीजन लेक्चर देते, तो मेरा कहना ये है बेटा कि 7-8 घंटे की रिवीजन लेक्चर नहीं होती है, ठीक है। फिर तो आप इसको ये बोल दो ना भाई, रेगुलर क्लास से ही कंपेयर कर दो, ये आपकी रिवीजन नहीं होती ना बेटा। ध्यान से सुनिएगा, रिवीजन लेक्चर यहाँ पे ऑलरेडी जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उसके लिए, और याद रखिएगा आप कोई भी आप रिवीजन लेक्चर देखें ये तभी आपको काम आएगी जब तक आपने शुरू से या पहले से आपने उस कॉन्सेप्ट को पहले से अगर पढ़ा है तो ही। अगर आप कोई भी लेक्चर को उठा के देख लो, एक बार में देखोगे, जाहिर सी बात है, चीज़ें इंसान हो, समझ है, समझ में आएगी, लेकिन कम्प्लीटली समझ में नहीं आएगी। इस बात की भी आपको रखनी पड़ेगी, इस बात को भी आपको माननी पड़ेगी कि हम इंसानों को एक बार में कोई भी चीज़, ठीक है, हमको लगता है यार समझ में आ गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ठीक है। तो उसको जितनी बार आप देखते हो, जितनी बार प्रैक्टिस करते हो, जितनी बार आप उसको रिलेट करते हो, उतना ही उस कॉन्सेप्ट को समझने और उसको उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कि आज के टाइम में गाइडेंस जो है प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, टीचर से बेसिकली पर्सनल कनेक्शन नहीं है। उनका कहना है कि भाई टीचर से कभी हमारा कनेक्शन नहीं होता, हम अपनी नीट की जर्नी शुरुआत तो करते हैं बट कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके साथ हम पर्सनली अपनी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सके, कोई हमारी प्रॉब्लम को सुन सके और हमें जो है हमारी प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके। तो बच्चे मैं आपसे ये कहूँगी कि इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरा मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आप मुझसे जुड़ के, जहाँ पे आप और मैं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, वो जो कि हमारी वेदित लर्निंग के प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम को सुनती हूँ, यहाँ हमारा और आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। यहाँ पे आपकी हर एक प्रॉब्लम को मैं सुनती हूँ और मैं आपसे कनेक्टेड रहती हूँ मैसेज के ज़रिए। और देन आफ्टर वीक में हम लोग लाइव सेशन भी करते हैं, जहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम को 1-to-1 कॉल के ज़रिए मैं सुनती हूँ आपकी प्रॉब्लम को और आपको पर्सनलाइज जो भी सॉल्यूशन हो सकता है वह प्रोवाइड करती हूँ। इसके साथ यहाँ पे ये चीज़ भी है कि कोई बच्चा अगर मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, उस दौरान मान लो फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए, बायोलॉजी हो गए, उसके कॉन्सेप्ट मान लो उसमें दिक्कत हो रही है, उसको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही है, उसको क्वेश्चन को भाई सॉल्व करने में अपनी फ्लुएंसी जो है वो मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ों को लेकर के, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, डेली टारगेट्स वगैरह बच्चे ये नहीं कर पा रहे, उसको लेकर के डाउट है, तो वो सभी प्रॉब्लम्स के लिए बच्चे मैं यहाँ पे आपको गाइड करती हूँ। तो प्रोसेस बेटा इसका बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी वेदित लर्निंग की ऐप जो है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप मान लीजिए कि आप पीसी यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप हमारी वेबसाइट www.vedat.com या फिर सिंपली आप vedat.com भी आप क्या करोगे, डालोगे, देन आफ्टर आप हमारी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। क्या करना है आपको बता देती हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये रही हमारी वेबसाइट। यहाँ पे आपको क्या करनी है बच्चे, यहाँ पे आपको आनी है, देन आफ्टर आपको यहाँ पे ये कोर्स वाली सेक्शन दिख रही है, ये कोर्स वाली सेक्शन में आपको आ जानी है, ठीक है।
ये देखिए, ये हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसको कि आप जो है आप इसमें इनरोलमेंट ले सकते हो, जिसकी वैलिडिटी बच्चे आपको 365 डेज़ की मिल रही है। यहाँ पे सबसे बेहतर चीज़ ये है कि आपको मुझसे यहाँ पे जो है पर्सनल कनेक्शन जो है वो मेरे से मिलता है। मैं आपको गाइड करती हूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करती हूँ। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कई बच्चे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करा है। ये सभी बच्चे वही हैं जो कि अदर इंस्टीट्यूट में हैं और हमसे जो है वो बच्चे जुड़े हुए हैं। कई बच्चे जो है आज कई जगह हैं अभी कॉलेज में, ठीक है। तो आप इनके एक्सपीरियंस जो है वो हमारे ये चीज़ आप देख सकते हो कि उन बच्चों की क्या एक्सपीरियंस रही, क्या कुछ रहा। ओके, देन आपको अगर मान लीजिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, देन यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप मैसेज करेंगे, देन आफ्टर आपको हमारी टीम जो है वो आपको गाइड कर देंगी, ठीक है। अगर और फिर एक बात मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जो कि 2026 के लिए मान लीजिए वो टेस्ट सीरीज़ और हमारी मेंटोरशिप की कॉम्बो पैक लेना चाहता है, तो उनके लिए बेटा ये वाली आपकी कोर्स हो जाती है जिसको कि आप जाके क्या कर सकते हो, ले सकते हो। और अगर मान लीजिए आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि देख रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई नीट 2026 में मुझे ड्रॉपर बैच लेना है। देखो बच्चे, सिंपली बात ये है, मैं दूसरों की तरह बातें घुमा के मैं नहीं बोलती, मैं सिंपल सा ये कहना चाहूँगी कि मेजरली बच्चों के साथ, खासकर ड्रॉपर बच्चों के साथ मैं बोलती हूँ, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि शुरुआत में बच्चे लाइव लेक्चर सोचते तो हैं कि भाई देख लेते हैं ना लाइव लेक्चर, 10 दिन 15 दिन चलता है, लेकिन उसके बाद भाई साहब फिर से बैकलॉग लगने शुरू हो जाते हैं। ये मेजरली मैंने बच्चों का देखा, मतलब बोलते हैं ना 90 to 95% बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो बेचारे ये सोच के ले लेते हैं कि लाइव लेक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन टाइम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है भाई, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है और बाद में क्या होता है, बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं। तो इससे उनकी पढ़ाई जो है वो तो भाई अफेक्ट होती ही होती है, साथ ही में उनके ऊपर मेंटल प्रेशर भी होता है, ठीक है ना। और जेब का खर्चा अलग से कि भाई ये देखो ना लाइव ले ली। अब सोचो ना, तुम खुद सोचो, लाइव लेक्चर ले करके लाइव लेक्चर के प्राइस पे तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो, भाई क्या मतलब कर क्या रहे हो तुम, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ये है कि हमारा आरोहण महा कॉम्बो है, ठीक है। इसमें आपको क्या मिल जाता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाती है, ठीक है। मैंने प्रॉब्लम जो है बच्चों की वो मैंने बता दी, इस वजह से ध्यान में रखते हुए देखिए, ध्यान दे दीजिएगा क्या कुछ मिल रहा है आपको इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो कि आपकी ऑल सब्जेक्ट आपकी होती है। देन आपको मेंटोरशिप मिल रही है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही बैच में मिल जा रही हैं। और इसके रिगार्डिंग भी या किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आपको कोर्स परचेस करने में प्रॉब्लम हो रही है, देन आफ्टर आप यहाँ पे हमको इस नंबर पे हमारी टीम को आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम जो है आपको गाइड कर देंगी, ठीक है। चलिए जी, अब हम लोग जो है मूव करते हैं हमारे कोर्स के ऊपर, ठीक है। चलिए आ जाइए। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में, हम बात कर रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि हमारे यहाँ ना मतलब ठीक है टाइम के साथ साथ प्रोग्रेसिव हुए हैं, बट ये सेक्स डिटर्मिनेशंस की जो पॉलिसी मतलब ये बोल सकते हैं प्रोसेस है ना, यहाँ पे होता क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते होगे, खैर आप जानते ही होगे, चलो मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब आप क्या करते हो, बेबी की सेक्स जो है वो डिसाइड करते हो, मतलब ठीक है हमने कहा कि भाई एग आया, ओवम आया, मतलब सॉरी स्पर्म आया, फर्टिलाइज हुए, देन आफ्टर जाहिर सी बात है बनेगा तो बेबी ही ना, अचार थोड़े बनेगा भाई, ठीक है। तो बेबी बना, अब बेबी जो है वो बेबी मेल बना के फीमेल बनाना ये लोगों में शुरू से क्यूरियोसिटी हो जाती है। जैसे तुम देखोगे खासकर सो कॉल्ड आंटीज़ लोग देखेंगी, कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज़ देखेंगी, बोलेंगी हाँ बेटा होगा ना, अच्छा क्या सोच रही हो, बेटा होगा कि बेटी, अरे भाई बेटा होगा या बेटी होगा तो इंसान का ही बच्चा ना, ठीक है। खैर छोड़ो, तो यहाँ पे हुआ क्या कि सेक्स डिटरमाइंड बाय द ये सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द गैमेट, ये कहाँ गैमेट प्रेजेंट, ये कहाँ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, गैमेट में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, फीमेल के अंदर आपको मालूम है एक्स क्रोमोसोम होते हैं एंड मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं। अच्छा जी, ऑल द फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती हैं सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, मैंने कहा कि देखो तुम्हारे पास ये है, ये पेन है, ठीक है, मेरे पास ये पेन है और एक और सपोज करो ऐसा ही एक और पेन है, तुम मेरे से मांगोगे तो मैं इसमें से कोई एक ही पेन दूंगी ना, तो मतलब कि भाई पेयर में है तो दो में से कोई एक ही दूंगी, सेम ही दूंगी ना। लेकिन सोचो ना, किसी के पास
पास मान लो ये पेन है और किसी के पास ये पेन, मान लो रेड कलर की पेन है और ब्लैक कलर की पेन है, तो जाहिर सी बात है भाई रेड देगा या तो ब्लैक देगा। यही चीज़ मेल के साथ हो जा रही है, ठीक है। तो मेल जो है इनके पास एक्स एंड वाई क्रोमोसोम है, तो इनमें जो है इन्हीं में प्रोबेबिलिटी बन जाती है भाई कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप एक्स क्रोमोसोम दे रहे हो कि वाई क्रोमोसोम दे रहे हो, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाती है ये आपकी 50-50% हो जाती है, ठीक है भाई। दो हैं तो 50% ये 50% ये। तो यहाँ पे कहा गया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट जो है वो या तो XX बनेंगी या तो XY बनेंगी, ठीक है। और अगर जायगोट XX हुई तो जाहिर सी बात है फीमेल बेबी बनेगी, और XY हुआ तो मेल बेबी बनेगा। बात सिंपल। यानी कि यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी फीमेल हैं जिनको कि बार बार अगर मान लीजिए फीमेल चाइल्ड हो रही हैं, गर्ल बेबी हो रही हैं, तो उसमें उसका कोई रोल नहीं है। इसमें साइंटिफिकली देखा जाए तो भाई फादर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम आ रहे हैं ना, वाई क्रोमोसोम आता तब तो मेल बेबी बनता ना। यहाँ पे फादर की तरफ से ही एक्स क्रोमोसोम आ रहे हैं तो उसका तो कोई गलती है नहीं भाई। उसको नेचर ने, फीमेल को तो नेचर ने भाई XX ही दे दिया है, तो वो तो जब देगी तो एक्स ही क्रोमोसोम देगी ना, बस। इसका और कोई रोल नहीं है, ठीक है जी। मतलब इतना भी ये हाई बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना है आपको जानने की ज़रूरत है। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लीवेज की बात कर लेते हैं। क्लीवेज को एक्चुअली हमने देखा था, खैर इसको देख लेते हैं एक बार फिर से, ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे कहा गया कि रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होगी, किसमें, जायगोट में होगी, और ग्रोथ रिजल्ट इनटू मल्टी सेल्यूलर बॉल लाइक अ स्ट्रक्चर, ये एम्ब्रियो जिसको कि आप क्लीवेज बोल रहे हो। क्लीवेज स्टार्ट होती है जैसे ही फर्टिलाइजेशन आपकी होती है ना, उसके बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। डॉटर सेल प्रोड्यूस ड्यूरिंग द क्लीवेज कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स, ठीक है। और प्रोडक्ट्स ऑफ अ क्लीवेज इज कॉल्ड मॉड्यूला, जो कि 8 से 16 सेल का होता है। और मॉड्यूला कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है, ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट में। और ब्लास्टोमियर इन ब्लास्टोसिस्ट अरेंज करते हैं आउटर लेयर ऑफ अ ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर मास सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। अब यहीं से ट्रोफोब्लास्ट जो है वो अटैच हो जाएंगी एंडोमेट्रियम के वॉल से और डेवलप होने शुरू हो जाएंगी यहाँ पे प्लासेंटा, ठीक है। इनर सेल ऑफ मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द एम्ब्रियो, और आफ्टर अटैचमेंट यूट्रीन सेल्स ये डिवाइड रैपिडली टू कवर द ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट को कवर करने के लिए यूट्रीन वॉल जो है वो कंटिन्यूअसली क्या करेंगे, डिवाइड करनी शुरू कर देंगी। और ब्लास्टोसिस्ट इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम, ये यूट्रीन एंडोमेट्रियम, दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। और ब्लास्टोसिस्ट जब कंप्लीटली इम्बेडेड हो जाएंगी एंडोमेट्रियम वॉल से, इसी को आप इम्प्लांटेशन जो है वो कहते हो। तो ये प्रोसेस जो है वो आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। जब आपकी इम्प्लांटेशन होती है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर हो जाती है वहाँ पे, जिसको या किसके ऊपर, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर, जिसको आप कोरोनिक विलाई कहते हो। और ये कोरोनिक विलाई जो है वो सराउंडेड होती है यूटेरिन टिश्यू के द्वारा एंड मैटरनल ब्लड, भाई माँ से ब्लड सप्लाई होनी शुरू हो जाती है। और टेम्पररी एसोसिएशन बिटवीन द फिटल टिश्यू, जिसको कि कोरोनिक विलाई बोल रहे हैं, और मैटरनल टिश्यू, जिसको कि आप ये यूटेराइन एंडोमेट्रियम बोल रहे हो। और यही जो है आपकी मैटरनल टिश्यू जो कि आपके प्लासेंटा का फॉर्मेशन करती है, जहाँ से आपकी न्यूट्रिशन वगैरह जो है बेबी को मिलनी शुरू हो जाती है, ठीक है जी। चलिए फंक्शन ऑफ प्लासेंटा देख लेते हैं। एम्ब्रियो कनेक्टेड टू द प्लासेंटा बाय अम्बिलिकल कोड। प्लासेंटा से बेबी कनेक्ट होता है एक अम्बिलिकल कोड से, और यही ट्रांसपोर्ट करता है सबस्टांस, किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है, फ्रॉम द सबस्टांस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। अच्छा जी, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ मदर टू एम्ब्रियो। भाई ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का करना हो या न्यूट्रिएंट्स का करना हो, माँ से बच्चे तक कहाँ से मिलेगा, तो इसी प्लासेंटा से होते हुए अम्बिलिकल कोड के जरिए बेबी तक पहुँचेगा। CO2 भी रिमूव करना है तो इसी के जरिए होगा। एक्ट एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन्स, कैसे, तो लाइक अ ह्यूमन क्रोनिक ये गोनाडोट्रोपिन्स हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन हो गई, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन फ्रॉम द ओवरी इन द लेटर स्टेज ऑफ अ प्रेगनेंसी। तो ये सारे हार्मोन्स जो है भाई साहब, देख रहे हो प्लासेंटा क्या कुछ कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए, ये देखिए ये मदर के ब्लड है, ये प्लासेंटा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्लड, ये देखिए मदर ब्लड से, देख रहे हो यहाँ से क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स और एंटीबॉडीज़ वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह जा रहे हैं बेबी में, और बेबी के पास से यूरिया, वाटर, CO2 ये जो है आ रहा है, ठीक है। ये अम्बिलिकल कोड हो गया, ये एम्ब्रियोनिक ब्लड हो गया, देखिए
बेबी के पास न्यूट्रिशन पहुंच रही, ये रही आपकी, ये देखिए वॉल कोरियन, एम्ब्रियो यहाँ पे हो गया एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड, जिसके अंदर बेबी जो है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें हमने कहा आफ्टर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या होगी, आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर वॉल्स जो सेल मास्ट ये सेल जो है ब्लास्टोसिस्ट की डिफरेंशिएट होगी इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड इक्टोडर्म एंड द इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म। मीजो लेयर जो है बाद में डिफरेंशिएट होती है किसके बीच में, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। और इनर सेल मास जो है जिसको कि हम स्टेम सेल कहते हैं, इनमें पोटेंसी होती है टू प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ अ सेल और टिश्यू ऑर्गन्स बाय द डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो बॉडी में जो देखो जो हमारे जाइगोट जो हुए, इम्प्लांटेशन हो गई, तो उनकी बॉडी वगैरह कैसे फॉर्म होगी, ये पहले एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म वगैरह ये सब बनेंगे, देन आफ्टर तब जाके आपकी स्टेम सेल्स जो होती हैं इनर सेल मास के पास, ठीक है, उनमें ये पोटेंसी होती है कि वो हर टाइप के जो सेल्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सके और टिश्यू ऑर्गन्स वगैरह ये सब बना सकें। ठीक है जी, चलिए ऑर्गेनोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस में हमने क्या कहा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इनटू द एम्ब्रियो कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। और ह्यूमन प्रेगनेंसी जो है वो 9 महीने तक रहती है और आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट ऑफ द एम्ब्रियो जो है वो फॉर्म हो जाएंगी और बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ फीटस की जो है लिम्ब एंड डिजिट्स, ठीक है, बाय द क्या कहा गया 12th वीक फर्स्ट ट्राइमेस्टर मोस्ट ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड, लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर वेल डेवलप। ठीक है, फर्स्ट मंथ ऑफ द फीटस। देखो यहाँ ध्यान दो, एक चीज़ याद रखना, 12 वीक की बात हो रही है। ठीक है, 3 महीने जो होते हैं तब जाके आपकी जो है बेबी की एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो डेवलप होगी। अपने इंडिया में भाई साहब सोचो, तुमको पता है कोई भी फीटस जो है वो 3 महीने के पहले वो फीमेल जैसा ही होता है। देखो ना, 12th वीक के एंड में ही उसका जो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो डेवलप करता है। तुम पता कर सकते हो कि वो लड़का है कि लड़की है। सोच के देखो, यहाँ पे लोग कुछ ही टाइम में भाई साहब अबॉर्शन करवा लेते हैं। खैर, जिसकी जैसी सोच। चलो, फर्स्ट मंथ ऑफ अ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ अ हेयर ऑब्जर्व इन 5th मंथ। ठीक है, 5वें मंथ में हेयर आ जाएंगी। बाय द एंड ऑफ द 24th वीक, जहाँ पे सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करते हैं, बॉडी कवर्ड हो जाती है, फाइन हेयर्स, आईलिड सेपरेट, ओके, आई लैशेस वगैरह बन जाते हैं और 9 मंथ में फीटस जो है फुल्ली डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पार्चुरेशंस की और लैक्टेशन की बात कर लेते हैं। पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी जिसको कि आप गेस्टेशन पीरियड बोलते हो, याद रखेंगे 9 मंथ का होता है। अलग अलग जानवरों में यह जो है लैक्टेशन, ये जो बोल सकते हैं गेस्टेशन पीरियड जो होती है वह अलग अलग होती है। ठीक है जी, इजेक्शन और ये एक्सपल्शन ऑफ अ डिलीवरी ऑफ अ फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ये जो इजेक्शन होती, बच्चे को जो डिलीवरी करने की जो प्रोसेस होती है, इस पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन ड्यू टू द विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मायोमेट्रियम। याद करो, मायोमेट्रियम को हमने बोला था कि स्मूथ मसल से बना हुआ है, यही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो द सिंगल ऑफ ये पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लासेंटा which induce mild contraction of the uterus called the fetal ejection reflex। यहाँ पे सिग्नल कैसे पता चलेगी, कैसे भाई कि बच्चा जो है डिलीवरी के लिए तैयार है, तो यहाँ पे फीटस और प्लासेंटा जो है ये क्या करें, माइल्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यूट्रस जो है यहाँ पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हल्का फुल्का होगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि भाई बेबी जो है वो डिलीवरी के लिए तैयार है। फीटल इंजेक्शन जो है रिफ्लेक्स ट्रिगर द रिलीज ऑक्साइटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि ये कहा गया कि फीटल इंजेक्शन रिफ्लेक्स जो है, इसी के वजह से आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहाँ से ऑक्साइटोसिन हार्मोन्स का रिलीजिंग होता है और ऑक्साइटोसिन जो है ये आपकी इंड्यूस करती हैं स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन ऑफ अ यूटेरिन एंडोमेट्रियम और स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स कंटिन्यू द स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन लीड्स टू एक्सपल्शंस और आफ्टर डिलीवरी प्लासेंटा ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। मतलब जैसे बेबी की क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी, प्लासेंटा को भी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितनी बार कोई फीमेल प्रेग्नेंट होगी उतनी बार उनके बॉडी में प्लासेंटा की फॉर्मेशन होती है और बेबी जब डिलीवर होंगी उसके बाद बेबी के साथ साथ मदर की बॉडी से प्लासेंटा को भी रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ेंगे। लैक्टेशन की बात कर लेते हैं। लैक्टेशन में हम बात करते हैं किसके बारे में कि मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल मोर डिफ्रेंशिएटेड ये ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मेमरी ग्लैंड स्टार्ट करें
करेगा प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ अ मिल्क प्रोडक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड इज कॉल्ड द लैक्टेशन, और मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल डेज लैक्टेशन इज कॉल्ड द कोलोस्ट्रम, ठीक है। और कोलोस्ट्रम में जो है कई सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बेबी को क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चा पहले माँ के मुंह में था, अलग टेम्परेचर पे, अलग कंडीशन में था, अब वो पूरे के पूरे भाई ओपन इन्वायरमेंट में ऐसे आ चुका है, यहाँ पे उसको सर्वाइव करने के लिए भाई साहब उसको क्या चाहिए, उसको इम्यूनिटी भाई मजबूत चाहिए ना, तो ये कहाँ से मिलेगा, तो वो उसके माँ के दूध से मिलेगा, जो कि कहते हैं हम लोग कोलोस्ट्रम, माँ का जो पहला दूध होता है उसे। चलिए आगे बात करेंगे अब हम चलिए, ये हो गया आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। चलिए अब एक एक करके जो है हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने कहा यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब, तो ध्यान दीजिएगा, इस्थमस होते हैं, इनफंडिब्यूलम होते हैं और एम्प्यूला होता है। ये जो आपको नाम ये जो आपको नाम दिख रहा है, कौन सा नाम दिख रहा है, ये यूटेरिन फंडस, ये नहीं है, तो ऑप्शन ए आपकी करेक्ट आंसर हो जाएंगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा ये गया कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ठीक है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, वाह वाह वाह, ठीक है। द हाइमन इज अ टॉन ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कहा ये गया है, ये क्वेश्चन आपकी 2024 का है कि किसी भी फीमेल में हाइमन की प्रेजेंटेशन जो, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं ना, ये कुछ ऑर्थोडॉक्स सोच के ऊपर भी डिपेंड है। पुराने ज़माने की बात करें, ये कई जगह पे ऐसे लोग हैं जो कि फीमेल की वर्जिनिटी को चेक करने के लिए जो है, मतलब वो कहते हैं कि जब ये इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो उस दौरान फीमेल की बॉडी से जो है, मतलब फीमेल वेजाइना से बेसिकली ब्लड निकलना ज़रूरी है, तभी माना जाएगा कि वो वर्जिन है, ठीक है। इसके लिए लेकर के कई लोग अपना जो है दिमागी अपना बनाते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसी भी फीमेल में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ हाइमन इज़ नॉट रिलेटेबल, इससे उसकी वर्जिनिटी से रिलेटेबल नहीं है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, आप इसको इंडिकेट नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि कोई फीमेल है, मान लीजिए हैवी एक्सरसाइज कर रही है, या फिर कई बार उछल कूद करते हुए, या किसी तरह की मान लीजिए ना बहुत ज़्यादा उसने भाई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर ली, या फिर बहुत ही फिजिकल वर्क कर लिया, उस दौरान ये चांसेस हैं कि उनका ये हाइमन जो है ये टूट सकता है, ये ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको जो है हम साइन नहीं मानते कि वो फीमेल जो है वो वर्जिन है या फिर नहीं है, तो ये लाइन बिल्कुल सही है। और ये कहा गया द हाइमन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली, यानी हाइमन जो है वो टर्न होता है पहली बार जो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं तब, तो ये गलत है भाई साहब। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट 1 तो आपकी ट्रू है, बट स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ABCD विद द रिस्पेक्ट ऑफ अ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस आपको याद होगा, ये प्रोसेस हमने पढ़ा था, इसमें हमसे क्या कहा गया, ये देखिए गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये LH, ठीक है। तो LH के साथ साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाला FSH होना चाहिए, याद कीजिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब LH जो है इसका काम क्या है भाई साहब, तो ये लिडिग सेल जो है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिडिग सेल, ये लिडिग सेल क्या करेंगे, एंड्रोजेन हार्मोन्स रिलीज करेंगे, और यह जो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स करवाएगा। अच्छा, अब FSH का काम क्या है, तो FSH जो है ये आपके जाएंगे सर्टोली सेल्स, जहाँ पे आपको फैक्टर्स है, और ये सर्टोली सेल्स ही जो है यहाँ पे क्या करवाएंगे स्पर्मियोजेनेसिस करवाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन बेसिकली हम बोल रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि ये टेस्टोस्टेरोन ये आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन्स है, और एक आपकी कॉर्टिसोल आपकी ये भी स्टेरॉइड हार्मोन्स हो जाती हैं, लेकिन कौन नहीं है, तो ये है ग्लूकागॉन, ठीक है जी, ग्लूकागॉन नहीं है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। कहा गया कि इसको अरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में, ठीक है। पाथवे, देखो याद करो, मैंने शुरू में बोला था कि स्पर्म की जो पाथवे होती है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम ये कहते हैं कि ये कहाँ से निकलेगा, ओके, ठीक है, ओके।
ध्यान दे दीजिएगा कि सबसे पहले ये कहाँ जाएगा आपका, सबसे पहले ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से निकलेगा। ओके, देन जाएगा कहाँ, रेटी टेस्टस के पास। पहले तो इसको लगाते हैं, ठीक है। देन रेटी टेस्टस के पास। ओके, देन कहाँ जाएगा, वास इफ्रेंशिया, ठीक है। उसके बाद आपके एपिडाइडमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, फिर आपका कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा में, ठीक है। तो CBDFAE ये डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि इसको हमें क्या करना है, मैच करना है। ध्यान से सुनेंगे, कहा ये गया कि आफ्टर 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगा। तो आफ्टर 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हर्ट जो है ये बनेंगे, ठीक है जी। 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है ये आपकी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं ए का 2 और बी का 4, ए का 2 बी का 4, यस सी वाला, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आईलेट्स वगैरह सेपरेट हो जाएंगे, आईलैशेस फॉर्म हो जाएंगे, और 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो लिम्स वगैरह जो है ये ऑरिजिनेट हो जाएंगे, मतलब डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे कि यहाँ पे गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल असर्शन एंड अदर इज रीजन, तो आपको बतानी है, ठीक है। क्या बतानी है देख लेते हैं कि FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है जी, इन फीमेल एंड लीडिंग सेल इन मेल। नया देखो, अभी हमने यहाँ पे बात करी थी, ये देखो, ये देखो यहाँ पे FSH, ये देखो FSH की बात हो रही है। ये कहाँ एक्ट कर रहा है भाई, ये कहाँ एक्ट कर रहा है, देखो तो ये यहाँ पे इसने क्या पूछा, FSH एक्ट कर रहा है लीडिंग सेल में मेल पे। चलिए गलत हो गया। ये ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स सिक्रीट एस्ट्रोजेन, हाँ जी फीमेल, वाइल इंटरस्टिशियल सेल सिक्रीट एंड्रोजेन इन मेल ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन तो फॉल्स हो गया और रीज़न ट्रू हो गया, तो ऑप्शन सी आपकी करेक्ट आंसर हो गई। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको हमारा ये रिवीजन लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और एटलीस्ट उस एक इंसान के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसकी लाइफ में सच में आप कुछ वैल्यू एडेड करना चाहते, बोलते हैं ना वैल्यू ऐड करना चाहते हैं आप उसको, मतलब बोलते हैं कि नहीं यार तू भी कुछ अच्छी चीज़ें सीख ले, ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीज़ ज़रूर करोगे। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।